हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 14 है। यहां पर हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत जो है विविध प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों वाला देश है, यानी हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों के मामले में काफ़ी ज़्यादा धनी है। इसके उच्चावच यानी भारत में कहीं कहीं पर पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, कहीं कहीं पर घाटी हैं। तो भारत का उच्चावच शैल और जलवायु दशाएं यानी भारत में समूचे सभी प्रांतों की जलवायु एक जैसी नहीं है। आप देखेंगे कि पश्चिमी राजस्थान की जलवायु जो है शुष्क या फिर रेगिस्तानी जलवायु है। वहीं जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है यानी दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। वहीं आपका उत्तर भारत है, तो उत्तर भारत का जो हिमालय वाला रीजन है, तो हिमालय के गिरिपात से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों तक में, हिमालय के शिखर तक आपको विभिन्न विभिन्न जलवायु में देखने को मिलेंगी। तो विभिन्न उच्चावच शैल और जलवायु दिशाओं की विविधता की वजह से हमारे देश की मिट्टियों में, यहाँ के पौधों में, जीव जंतुओं में, खनिजों की अनेक रूपता में भी हमें विविधता देखने को मिलती है। प्रकृति में कुछ संसाधन जो है सीमित हैं, अर्थात प्रकृति में कुछ संसाधन ऐसे हैं कि अगर एक बार समाप्त हो गए तो इनकी पूर्ति शीघ्र नहीं हो सकती है, क्योंकि ये संसाधन जो है लाखों करोड़ों साल की प्रक्रिया का परिणाम है। जैसे कि खनिज संसाधन, तो खनिज संसाधनों का हमें उचित ढंग से दोहन करना चाहिए ताकि आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं उनको भी संसाधन मिल सकें। दूसरी ओर जल, वन आदि का नवीकरण हो सकता है। देखिए, जल और वन संसाधन जो है नवीकरणीय संसाधन है। हालांकि जल और वन का भी अगर हम अंधाधुंध दोहन करेंगे, अंधाधुंध उपयोग करेंगे, तो इनसे भी पर्यावरणीय संकट क्रिएट हो सकता है। तो चाहे सीमित संसाधन हो या फिर नवीकरणीय संसाधन, हर संसाधन का हमें उचित ढंग से दोहन करना है ताकि आने वाली हमारी जो भावी पीढ़ियां हैं उनको भी संसाधन ये उपलब्ध हो सकें। तो सबसे पहले हमारा संसाधन है मृदा संसाधन। मृदा अपने आप में एक बहुमूल्य संसाधन है, क्योंकि हम अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी से प्राप्त करते हैं। मिट्टी में ही गेहूं, चावल और मोटे अनाज ये सभी उगते हैं। इसके अलावा हम लोग जंतु उत्पाद भी प्रयोग करते हैं। तो जंतु उत्पादों में आपका दूध, दही, अंडा, मांस ये सभी आ जाता है। तो जंतु भी अपने भोजन के लिए मिट्टी पर ही निर्भर हैं। जंतु भी घास या चारा जो मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हम अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। तो मिट्टी अपने आप में एक बहुमूल्य संसाधन है। तो यहाँ सबसे पहले जानेंगे मिट्टी कितने प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रकार बताया गया है जलोढ़ मिट्टी। देखिए, नदियां जो है अपने ऊपरी मार्गों से अवसादों को बहाकर लाती हैं, और जैसे ही नदी का ढाल मंद होता है तो वैसे ही नदियां क्या करती हैं, अपनी घाटियों में इन अवसादों को निक्षेपित करने लगती हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर हमें जलोढ़ मिट्टी प्राप्त होती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों के द्वारा निक्षेपित महीन गाद से निर्मित होती है। जलोढ़ मिट्टी जो है संसार की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टियों में से एक है, यानी ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसमें सबसे ज़्यादा खेती की जा सकती है। यह भारत के उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के डेल्टा प्रदेशों में पाई जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जलोढ़ मृदा है। तो ये उत्तर भारत के मैदान में, उत्तर भारत के मैदान में यहाँ पे मैप दिया गया है। ये कहाँ से लेकर कहाँ तक, यानी पश्चिम में, यहाँ पर पश्चिम से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी का डेल्टा है, यहाँ तक ये फैली हुई है मिट्टी। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ जो कि पश्चिम की तरफ से निकलती हैं और पूर्व की ओर जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये नदियाँ जो है अपने पूर्वी मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भागों में, डेल्टाई प्रदेशों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा प्रदेश में पाई जाने वाली अधिक महीन और अपेक्षाकृत नई जलोढ़ खादर कहलाती है। देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में जो नदियां हैं उनमें लगातार बाढ़ आती है, लगातार उनमें बाढ़ आती है। तो लगातार बाढ़ आने की वजह से क्या होता है, नदियों का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। तो आसपास के क्षेत्रों में जब पानी ये फैलता है तो नदियों के द्वारा जो पानी जो फैलता है ये अपने साथ अवसाद भी लाए हुए होता है। तो ये अवसाद जो है आसपास के क्षेत्र में फैल जाते हैं और इन अवसादों में जो है महीन गाद होती है। तो इस प्रकार आसपास के क्षेत्रों में नई जलोढ़ की एक परत बिछ जाती है जिसको खादर कहा जाता है। तो यहाँ पर नई जलोढ़ की जो परत है इसको खादर कहा जाता है। जो मृदा अपेक्षाकृत पुरानी और मोटी जलोढ़ से बनी है बांगर कहलाती है। देखिए, कई बार क्या होता है, नदी घाटियों में जो दूर स्थित मिट्टी होती है वहां तक पानी नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि नदियों का पानी कभी कम होता है, तो कभी कभी क्या होता है नदियां वहां तक पानी अपना नहीं पहुंचा पाती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर पुरानी जो जलोढ़ मृदा है वो बनी रहती है। तो इसको जो है बांगर कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, जो नई जलोढ़ मृदा है उसको खादर कहा जाता है और वही पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। कई बार एग्जाम में, कई बार पीसीएस एग्जाम में ये पूछा गया है। इसके बाद सेकंड अगला प्रकार है काली मिट्टी। देखिए, काली मिट्टी जो है ये लावा प्रवाह से बनी है, ज्वालामुखी शैलों से निर्मित है। यानी काली मिट्टी जो है भारत के दक्कन वाला जो रीजन है उसमें पाई जाती है और ये लावा प्रवाह से बनी है। ज्वालामुखी शैलों की जो लावा प्रवाह है, लावा प्रवाह के ठंडा होने से उसके अपक्षयपर्दन की वजह से काली मिट्टी का विकास हुआ है। यह मृत्तिका में मिट्टी है, यानी काफी ज्यादा महीन बारीक मिट्टी है जो कि नमी को लंबे समय तक संजोए रखती है और यह उपजाऊ मिट्टी है।
देखिए, आपने खास करके सूखे के सीजन में किसानों के फोटो देखे होंगे अखबार वगैरह में। आपने देखा होगा किसान खेत में बैठे होते हैं और खेत में बहुत मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। तो वो दरारों वाले जो खेत आप देखते हैं, वो खेत वास्तव में काली मिट्टी वाले खेत होते हैं, क्योंकि काली मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा महीन बारीक होती है और ये नमी को अपने में बहुत लंबे समय तक एब्जॉर्ब करके रखती है। यानी जब ये गीली होती है तो बहुत ज़्यादा फूल जाती है और जैसी सूखती है, सूखने पर एकदम चटक जाती है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं और ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, यानी नमी को अपने अपने अंदर लंबे समय तक होल्ड करके रख सकती है। यह मिट्टी जो है मुख्यतः महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में फैले दक्कन ट्रैप क्षेत्र में मिलती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काली मिट्टी का साइन है ये। तो काली मिट्टी जो है गुजरात में, इसके अलावा जो दक्कन ट्रैप वाला रीजन है, इस क्षेत्र में ये मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर मैप में हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, काली मिट्टी जो है कपास की फसल उगाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसलिए इसे कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। देखिए, इसका स्थानीय नाम रेगड़ मिट्टी या फिर इसको स्थानीय रूप से रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तीसरी मिट्टी है लाल मिट्टी। देखिए, लाल मिट्टी जो है आग्नेय सेलों से बनी है, यानी जो आपके सेलों की प्रथम अवस्था होती है आग्नेय सेल, तो ये आग्नेय सेलों से बनी हुई मिट्टी है। यह भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी और पूर्वी भागों के उष्ण और अपेक्षाकृत शुष्क भागों में पाई जाती है। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लाल मिट्टी को पीली मिट्टी भी कहा जाता है। देखिए, जब लाल मिट्टी में पानी भर जाता है तो इसका रंग पीला हो जाता है, इसलिए इसको जो है पीली मृदा भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? खास करके प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी, नहीं प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है। इसके अलावा पूर्वी वाले भाग में, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी वाले भाग में, ये जो उष्ण और अपेक्षाकृत शुष्क भाग है, वहां पर ये पाई जाती है। देखिए, ये मिट्टी जो है कम उपजाऊ होती है, हालांकि इसमें फर्टिलाइजर वगैरह डालकर, उर्वरक वगैरह डालकर इसमें फसलें उगाई जा सकती हैं। चौथे प्रकार की मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हल्का सा जो ग्रे वाला सेक्शन है ये लेटेराइट मिट्टी वाला है। तो लेटेराइट मिट्टी पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर के पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में पहाड़ी प्रदेशों की गर्म और वर्षा वाली जलवायु में पाई जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पश्चिमी घाट में। इसके अलावा राजस्थान और एमपी के बॉर्डर में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हल्का सा, यहाँ पर दक्षिण भारत का जो पूर्वी वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी कहीं कहीं पे पूर्वी भारत में भी, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं ये मिट्टी वहाँ पर विकसित होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और साल भर तापमान बहुत ज़्यादा ऊंचा रहता है। देखिए, वर्षा बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो मृदा का ऊपरी स्तर होता है, इसके पोषक तत्व तो बहकर निचले स्तरों में पहुंच जाते हैं। तो निचले स्तरों में पहुंचने की वजह से क्या होता है, जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वो पोषक तत्वों से विहीन हो जाती है और इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मृदा के जो ऊपरी स्तर से पोषक तत्वों के बहकर निचले स्तरों में पहुंच जाने की जो प्रक्रिया होती है वो निच्छालन कहलाती है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि भारी वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह के पोषक तत्व घुलकर बह जाते हैं और यह प्रक्रिया निच्छालन कहलाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है। देखिए, ह्यूमस जो है जानवरों और पेड़ पत्तों के सड़े गले अवशेष होते हैं, तो ये ह्यूमस कहलाते हैं। तो इस मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है, इसी वजह से यह कम उपजाऊ मिट्टी होती है। पांचवें प्रकार की मृदा है पर्वतीय मृदा या पहाड़ी मृदा। तो हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में मृदा का आवरण सामान्यतः बहुत ज्यादा पतला है। देखिए, मिट्टी का विकास 1-2 साल में नहीं होता है, बल्कि हजारों सालों में होता है। आप लोग देखेंगे कि पहाड़ी इलाकों में लगातार अपक्षय अपर्दन होने की वजह से जो इसका ऊपरी वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे मिट्टी की परत पतली होती है, जबकि जो आपकी घाटियां वगैरह होती हैं, जो मैदान वगैरह होते हैं, वहां पर मिट्टी की परत पर परत चढ़ती रहती है। इसलिए घाटियों की या फिर मैदानों की मिट्टियों की परत होती है काफी ज्यादा मोटी होती है। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि घाटियों में यह अपेक्षाकृत अधिक गहरा है, यानी घाटियों में जो मिट्टी की परत होती है गहरी होती है। इन प्रदेशों में पाई जाने वाली मृदा को पर्वतीय मृदा कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हिमालय वाला रीजन है, हिमालयन जो बेल्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। इसके अलावा छठवें प्रकार की मिट्टी है रेगिस्तानी मिट्टी या शुष्क मिट्टी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये शुष्क मृदा यानी राजस्थान का जो पश्चिमी वाला भाग है यहाँ पर ये पाई जाती है। तो राजस्थान और गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली बलुई मिट्टी को रेगिस्तानी मिट्टी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो रेगिस्तानी मिट्टी में केवल जो है कांटे वगैरह, कांटेदार जो पौधे पादप में बोगते हैं, कांटेदार पादप, नागफनी, मरुस्थलीय पौधे, ये सब उगते हैं, यानी ये रेगिस्तानी मिट्टी उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है। अगला संसाधन है आपका खनिज संसाधन। खनिज संसाधन आज के आधुनिक विश्व में बहुत ज्यादा बहुमूल्य माने जाते हैं और खनिजों का आर्थिक महत्व भी होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जिन देशों के पास खनिज संसाधन है, अगर उन्होंने इनका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो वो अपना आर्थिक विकास भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे खनिज होता क्या है। खनिज से तात्पर्य प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थों से है जिनका निश्चित रासायनिक भौतिक गुणधर्म और रासायनिक संगठन होता है। तो ऐसे पदार्थों को खनिज कहा जाता है। यहाँ पर खनिजों को धात्विक और अधात्विक के आधार पर बांटा गया है। तो वे खनिज अयस्क जिनमें धातुएं होती हैं धात्विक खनिज कहलाते हैं और शेष खनिजों को अधात्विक कहते हैं। तो सोना, तांबा, चांदी, टिन, एल्यूमिनियम और लोहा जो है ये ऐसी धातुओं के उदाहरण हैं।
देखिए, अधिकतर जो धातु हैं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, बल्कि ये अन्य पदार्थों के साथ मिली हुई अवस्था में मिलती हैं, तो इन्हें अयस्क कहते हैं। ऊष्मा का प्रयोग करके धातुओं को अयस्क से अलग किया जाता है और यह प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। यानी प्रगलन की प्रक्रिया के जरिए धातुओं को अयस्क से अलग किया जाता है। अधात्विक खनिजों की बात करें तो अधात्विक खनिजों में कोयला, पेट्रोलियम, स्फटिक या चूना पत्थर ये सभी आ जाते हैं। तो अधात्विक खनिज कोयला और पेट्रोलियम का प्रयोग जो है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वहीं स्फटिक यानी जिसे क्वार्टज कहा जाता है, क्वार्टज का प्रयोग कांच, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और सिलिकॉन चिप्स वही होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में प्रयोग किए जाते हैं। इनको बनाने में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। भारत की बात करें तो भारत जो है अनेक खनिज संसाधनों के मामले में धनी है। हालांकि भारत में खनिज संसाधनों का जो वितरण है ये काफी ज्यादा असमान है। कुछ राज्यों में खनिज जो है प्रॉपर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है। वहीं कई सारे राज्य जो हैं ऐसे भी हैं जो कि खनिज संसाधनों से वंचित हैं। जैसे उत्तर भारत का जो विशाल जलोढ़ मैदान है ये खनिज संसाधनों से वंचित है। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा भाग जो है खनिज संसाधनों से वंचित है। अधिकतर जो खनिज हैं वो दक्कन में, झारखंड के कुछ भागों में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम तथा हिमालय क्षेत्र के कुछ भागों के आग्नेय और रूपांतरित शैलों में ये पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ धात्विक खनिजों की बात की गई है। तो धात्विक खनिजों में सबसे पहला खनिज आ जाता है लौह अयस्क। तो संसार के ज्ञात लौह अयस्क के निक्षेपों का लगभग 1/4 भाग भारत में उपस्थित है। झारखंड और उड़ीसा राज्य मिलकर देश के कुल लौह अयस्क उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग उत्पन्न करते हैं। वहीं अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा में भी महत्वपूर्ण लौह अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं। लौह अयस्क के बाद अगला खनिज आ जाता है मैग्नीज। देखिए, मैग्नीज का उपयोग जो है इस्पात को कठोर बनाने में किया जाता है। तो मैग्नीज हमारे यहाँ कर्नाटक, उड़ीसा, MP, महाराष्ट्र और गोवा में मैग्नीज के प्रमुख भंडार हैं। मैग्नीज के उत्पादक और भंडारक देशों के मामले में दक्षिण अफ्रीका पहले स्थान पर है। यानी मैग्नीज का शीर्ष उत्पादक और भंडारक देश साउथ अफ्रीका है। बॉक्साइट की बात करें तो भारत में उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी घाट के क्षेत्र हैं ये बॉक्साइट के बृहद भंडार हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। यानी बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है और एल्यूमिनियम जो है अपने आप में एक हल्की धातु होती है, इसलिए इसका उपयोग वायुयान, बिजली के तार बनाने में इन सब में किया जाता है। तो भारत में उड़ीसा और गुजरात जो हैं बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी मैं आंकड़े दे रहा हूँ ये वर्तमान के आंकड़े दे रहा हूँ। जो अपडेट आंकड़े हैं वही आंकड़े मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं और आने वाले सालों में आप लोग इन आंकड़ों को अपडेट करते रहिए। इसके अलावा भारत में तांबे और सोने के भंडार अपेक्षाकृत कम है। भारत में तांबा जो है झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, MP आदि राज्यों में मिलता है। हालांकि भारत में तांबे का जो उत्पादन है मांग से काफी कम होता है, तो इसी वजह से हमें तांबे का अन्य देशों से आयात करना पड़ता है। सोने की बात की जाए तो सोना मुख्य रूप से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है। कर्नाटक में सोने की कोलार खान संसार की सबसे गहरी खानों में से एक है। देखिए, आपने एक मूवी देखी होगी साउथ की जिसका नाम है KGF। तो KGF मूवी की फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड। तो जो KGF मूवी है वो यही कोलार खान से प्रेरित है। अब अधात्विक खनिजों की बात करते हैं। तो भारत में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण अधात्विक खनिजों में अभ्रक, जिप्सम, चूना पत्थर, हीरा और नमक शामिल हैं। अभ्रक की बात करें तो विश्व में अभ्रक का लगभग 80% उत्पादन भारत में होता है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान जो है इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। जिप्सम का मुख्यतः उपयोग जो है उर्वरक, सीमेंट और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में होता है। इसका लगभग 80% भाग जो है राजस्थान के मरुस्थलीय रीजन से आता है। चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर का उपयोग लौह अयस्क को गलाने में और सीमेंट और मकानों की चिनाई में काम में या मसाले को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। भारत में कर्नाटक में सबसे ज्यादा चूना पत्थर के भंडार मिलते हैं। राजस्थान, कर्नाटक, MP, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु इसके अन्य उत्पादन केंद्र हैं। हीरे की बात करें तो हीरा एक मूल्यवान पत्थर है जो अपनी चमकदार आभा, पारदर्शिता और कठोरता के लिए जाना जाता है। हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप है। हीरे का विकास जो है लाखों करोड़ों साल की ताप और दाब की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। इसका उपयोग औद्योगिक कार्यों में और आभूषण को बनाने में किया जाता है। भारत में पन्ना की खानों में यानी MP में और गोलकुंडा की खानों में यानी आंध्र प्रदेश में हीरा पाया जाता है। इसके अलावा नमक की बात करें तो भारत में नमक समुद्र से, झीलों और सैलों से प्राप्त किया जाता है। समुद्री नमक गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर प्राप्त किया जाता है। आधे से अधिक समुद्री नमक जो है गुजरात के तट पर बनाया जाता है। और झीलों से प्राप्त नमक की बात करें तो झीलों से प्राप्त नमक जो है सांभर और डीडवाना झीलों से मिलता है। सांभर और डीडवाना दोनों ही झीलें जो है राजस्थान में पड़ती हैं। सेल लवण यानी चट्टानी लवण से जो प्राप्त नमक होता है वो मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के
मंडी जनपद से आता है। अधात्विक खनिजों में कोयला एवं पेट्रोलियम ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। कोयला एवं पेट्रोलियम का निर्माण लाखों करोड़ों साल पहले जमीन के नीचे दब गए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अपघटन से हुआ है। तो ये जीवाश्मों से संबंधित होने के कारण जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। देखिए, जीवाश्म का मतलब होता है कि जो कभी जीवित जीवों के भाग थे। तो एक नवीन पौधे में 80% पानी होता है और 20% इसमें कार्बन होता है। तो जब पेड़ पौधे जमीन के नीचे दब गए तो इसमें क्या हुआ कि जो पानी की मात्रा है वो कम होने लगी और कार्बन का संकेंद्रण बढ़ने लगा। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि लकड़ी से कोयला बनने की प्रक्रिया में कार्बन का संकेंद्रण धीरे धीरे बढ़ता है। कोयले के विकास में जो पीट कोयला है इसकी प्रथम अवस्था है। तो पीट कोयला जो है गहरे भूरे रंग का होता है। इसमें कार्बन का अंश 35% होता है। कोयला निर्माण की जो दूसरी अवस्था है ये लिग्नाइट कहलाती है। तो लिग्नाइट कोयले में कार्बन का अंश लगभग 50% होता है। लिग्नाइट कोयला जो है बिटुमनस में चेंज हो जाता है। बिटुमनस कोयले में कार्बन की मात्रा जो है 65% के करीब होती है और बिटुमनस कोयला जो है अंततः एंथ्रासाइट कोयले में परिवर्तित हो जाता है। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन का अंश सर्वाधिक होता है। इसमें कार्बन का अंश 85 से लेकर 90% के बीच में होता है। एंथ्रासाइट जो है कोयले की सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है। एंथ्रासाइट बहुत ज्यादा कठोर, ठोस, रंग में काला, धीरे धीरे सुलगने वाला और छोटी नीली लौ के साथ जलने वाला कोयला होता है। यानी सर्वोत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट कोयला माना जाता है। भारत में कोयले का जो मुख्य उपयोग है मुख्य रूप से लौह इस्पात में, सीमेंट में, ईंट निर्माणकारी इकाइयों में, रसायन, कागज और उर्वरक जैसे उद्योगों में, ताप विद्युत केंद्रों में यानी थर्मल पावर प्लांट है उनमें, घरेलू कार्यों में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ प्रमुख कोयला क्षेत्र झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित हैं। निम्न कोटि के कोयले का वितरण हमारे यहाँ ज्यादा है। भारत जो है अपनी घरेलू आवश्यकताओं के लिए कोयले का पर्याप्त उत्पादन करता है। यानी हमारे यहाँ जो है कोयला जो पाया जाता है उसमें निम्न कोटि का कोयला ज्यादा है और हम लोग इतना उत्पादन कर लेते हैं कि हमारी घरेलू जरूरतें पूरी हो जाएं। देखिए, हमारे यहाँ बिटुमनस टाइप का कोयला ज्यादा मिलता है, जबकि एंथ्रासाइट जो कोयला है ये बहुत कम मात्रा में मिलता है। एंथ्रासाइट कोयले का भंडार केवल हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर रीजन में पाया जाता है। संसार में कोयले की बात करें तो संसार में भारत जो है कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और 5वां सबसे बड़ा भंडारक देश है। पेट्रोलियम या खनिज तेल अवसादी सेलों के रंध्रों में पाया जाता है, यानी अवसादी सेलों के छिद्रों में पाया जाता है। तो पेट्रोलियम या खनिज तेल जो है जैव पदार्थों के अपघटन से बनता है, जैसा कि हमने कोयले के टाइम पे बताया था आपको। भारत में पेट्रोलियम असम की ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटियों, गुजरात और महाराष्ट्र में मिलता है। तेल वहन करने वाले सेल संस्तर देश के अन्य भागों में भी, जैसे कि गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा में भी हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी अन्वेषण का कार्य चल रहा है, यहाँ पर तेल निकालने की प्रक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुई है। बंबई हाई जो अरब सागर में मुंबई से 160 किलोमीटर की दूरी पर है, देश का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुंबई हाई एक अपतटीय तेल क्षेत्र है जो कि मुंबई से 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। परमाणु खनिज यूरेनियम और थोरियम परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश के वायएसआर जिले में स्थित तुमालापल्ली यूरेनियम खदान देश की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान है। देखिए, वायएसआर जिले का पूर्व का नाम कोडप्पा जिला है। इसके अलावा झारखंड का जादूगढ़ा क्षेत्र यूरेनियम के उत्पादन के लिए फेमस है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के भीलवाड़ा, उदयपुर और बूंदी से भी यूरेनियम की प्राप्ति होती है। थोरियम की बात करें तो केरल के तट पर पाई जाने वाली मोनोजाइट ट्रेस से थोरियम प्राप्त किया जाता है। हालांकि यूरेनियम और थोरियम दोनों का ही हमारे देश में आयात होता है, क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन जो है बहुत कम होता है। अब है वन संसाधन। भारत के उच्चावच मृदा और जलवायु दशाओं में व्यापक विविधता की वजह से भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। नवीनतम आकलन के अनुसार, ये नवीनतम जो रिपोर्ट आई है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इसके अनुसार भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे देश के 100% क्षेत्रफल के 24.62% भाग पर ही वन और वृक्ष आवरण है, जबकि आदर्श परिस्थितियों में देश के कुल क्षेत्र का 1/3 भाग वनों के अंतर्गत होना चाहिए। यानी हमारे यहाँ की जो राष्ट्रीय वन नीति है वो ये कहती है कि देश के 33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में केवल 24.62% भाग पर ही वन है। मोटे तौर पर हमारे यहाँ जो वन पाए जाते हैं उनको हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। ये 5 भाग कौन कौन से हैं देखेंगे। सबसे पहले आते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर पूरे साल तापमान एक जैसा रहता है और वार्षिक वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और शुष्क ऋतु छोटी होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बहुत ज्यादा जो डार्क में ग्रीन वाला पोर्शन है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों वाला है। तो इस प्रकार के जो वन है पश्चिमी घाट के वर्षा प्राप्त करने वाले पश्चिमी ढालों पर, असम और मेघालय के भागों, अंडमान और निकोबार द्वीप और पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के भागों में पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पश्चिमी घाट का ये वाला भाग है। इसके अलावा पूर्वी घाट के छोटे से भाग में
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का तटीय जो इलाका है, इसके अलावा जो आपका पूर्वोत्तर भारत है, वहां पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों में कठोर लकड़ी मिलती है। इन वनों में रबड़, रोजवुड, एबोनी और महोगनी जैसे वृक्ष इनमें मिलते हैं। दूसरे प्रकार के वन हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हल्का सा जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों वाला भाग है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। भारत के एक बड़े हिस्से पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत के एक बड़े हिस्से पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। एक लंबी अवधि के कारण ग्रीष्म ऋतु में 6 से लेकर 8 सप्ताह के लिए इनके वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। हालांकि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के जो वृक्ष हैं, प्रत्येक प्रजाति के जो वृक्ष हैं, इनके पत्तियों के गिराने का समय अलग अलग होता है। इसीलिए किसी भी समय में पूरा का पूरा वन पत्ता विहीन दिखाई नहीं देता है। यानी कहने का मतलब यह है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के वृक्ष एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, बल्कि उनका टाइम अलग अलग होता है। इसी वजह से कि हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, पत्ता विहीन हमें दिखाई नहीं देता है। सागौन, साल, चंदन, शीशम, महुआ और बांस इन वनों में मिलने वाले आर्थिक महत्व के वृक्ष हैं। ये वन दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी घाट से लेकर शिवालिक तक छोटे छोटे भागों में मिलते हैं। यानी आप देख पा रहे हैं, दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी घाट से लेकर ये शिवालिक तक फैले हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैप में हाईलाइट भी कर दिया गया है ये वाला भाग। तो ये पूरा भाग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का है। तीसरे प्रकार के वन हैं कटीले वन। तो कटीले वन उन क्षेत्रों तक सीमित हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 80 सेंटीमीटर से कम होती है। इनमें कांटेदार बौने वृक्ष और झाड़ियां पाई जाती हैं। बबूल, कीकर और खजूर सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाते हैं, जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में झाड़ियां पाई जाती हैं। देखिए, कटीले वनों के वृक्षों और झाड़ियों की जड़ें जो होती हैं गहरी होती हैं, क्योंकि इन्हें काफी अंदर से नमी या पानी ग्रहण करना होता है, इसलिए इनकी जड़ें गहरी होती हैं। छाल मोटी होती है और इनमें लंबे कांटे होते हैं। देखिए, कटीले वनों के वृक्ष वास्तुसर्जन से बचने के लिए इनकी छाल मोटी होती है और इनकी जो पत्तियां होती हैं कांटों में परिणत हो जाती हैं, ताकि वास्तुसर्जन से बचा जा सके, क्योंकि जितना कम वास्तुसर्जन होगा उतने ही लंबे समय तक ये सर्वाइव कर पाएंगे। इस प्रकार की वनस्पति राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिण प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में मिलती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, येलो वाला जो एरिया है ये आपका कटीले वनों वाला एरिया है। तो ये वाला पूरा का पूरा भाग और यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश का हल्का सा भाग कटीले वनों के अंतर्गत आता है। चौथे प्रकार के वनों में ज्वारीय वन या फिर मैंग्रोव वन शामिल हैं। ये उन क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं जो ज्वारीय जल से आप्लावित होते हैं, यानी कि समुद्र के खारे पानी से ढके हुए जो क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में ये वन उगते हैं। इस प्रकार की वनस्पति के उदाहरण हैं पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में पाए जाने वाले मैंग्रोव और सुंदरी के वृक्ष। यानी इन वनों में मैंग्रोव और सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुंदरवन जो डेल्टा है, इस डेल्टा में यहाँ पर मैंग्रोव या सुंदरी के वृक्ष उगते हैं और हल्का सा भाग यहाँ पर पूर्वी घाट में भी आपको पड़ता है, जहां पर ये मैंग्रोव या सुंदरी के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। पांचवें प्रकार के वन है पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन जो है ऊंचाई के साथ साथ जैसे आप ऊंचाई पर ऊपर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इनके प्रकारों में भिन्नता आती जाती है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि हिमालय प्रदेश के वन ऊंचाई के साथ बदल जाते हैं। हिमालय के गिरिपद यानी हिमालय के सबसे निचले वाले भाग में गिरिपद में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से आच्छादित हैं और इस पेटी का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष साल है। यानी हिमालय के गिरिपद में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं और यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट वृक्ष कौन सा है? साल है। इससे अधिक ऊंचाई पर बढ़ने पर यानी इससे अधिक ऊंचाई पर बढ़ने पर उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है, जहां पर सदाबहार, ओक, चेस्टनट और चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। इससे ऊपर 1600 से लेकर 3300 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वनों की पेटी पाई जाती है, जिसमें चीड़, सीडर, सिल्वर फर और देवदार के वृक्ष मिलते हैं। इससे अधिक ऊंचाई पर स्थायी हिमरेखा और अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है, यानी टुंड्रातुल्य वनस्पति पाई जाती है, जिसमें केवल झाड़ियां और घास मिलती है, यानी जिसमें केवल और केवल काई और लाइकेन जैसी जो झाड़ियां हैं या घास है वही यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर देखेंगे पर्वतीय प्रदेशों के जो वन होते हैं उनमें ऊंचाई के साथ साथ भिन्नता आती जाती है। अब वनों से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं उनको दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक तो प्रमुख उत्पाद हैं और दूसरे गौण उत्पाद हैं। तो लकड़ी जो है वनों का मुख्य उत्पाद है, जिसका प्रयोग इमारतों में और ईंधन के रूप में किया जाता है। वनों के गौण उत्पाद में लाख, राल, गोंद, औषधि, जड़ी बूटियां, कत्था, चारा, बीड़ी बनाने के लिए तेंदुपत्ता और घास शामिल है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पलाश और कुसुम जैसे वृक्षों के रस पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा है। इस कीड़े के रूप को लाख कहते हैं और लाख का प्रयोग मोहर, चूड़ियां, विद्युत यंत्रों को बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार राल जो है चीड़ से प्राप्त किया जाता है। राल से जो है तारपीन का तेल बनाया जाता है। खैर वृक्षों की टहनियों को उबालकर कत्था प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है ये सारे जो हैं ये सभी जो है गौण उत्पाद हैं, जबकि वनों का मुख्य उत्पाद जो है वनों से प्राप्त होने वाली लकड़ी है, जिसका उपयोग इमारतों में और ईंधन के रूप में हम लोग करते हैं। आगे यहाँ पर वन्य जीवन की बात की गई है।
ठीक है, जिस प्रकार से भारत में वनस्पतियों में विविधता देखने को मिलती है, ठीक वैसे ही हमारे यहाँ वन्य प्राणियों में भी विविधता देखने को मिलती है। अनेक प्रकार के वन्य प्राणी और पक्षी भारतीय वनों में पाए जाते हैं। हाथी, चीता, तेंदुआ, शेर, गैंडा, हिरन और बारहसिंगा ये हमारे यहाँ के महत्वपूर्ण वन्य प्राणी हैं। हमारे देश में वन्य प्राणियों की अनेक प्रजातियां अंधाधुंध शिकार की वजह से ये विलुप्त हो गई हैं। गैंडा, चीता, शेर, कस्तूरी मृग और सारंग पक्षी जो है ये बहुत ही कम संख्या में हमारे यहाँ मिलते हैं। जैसे शेर जो है केवल गिर के वनों में पाया जाता है। चीता हमारे यहाँ से लगभग विलुप्त हो गया है, हालांकि सरकार ने फिर से इसके पुनर्वास का प्रयास किया है। वन्य प्राणियों की उनके प्राकृतिक वातावरण में रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। यानी वन्य प्राणियों को बचाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य स्थापित किए हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य में एक खास डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए। कई बार पीसीएस एग्जाम में, कई बार यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय पार्क प्राकृतिक सुंदरता को सुरक्षित रखने के लिए एक आरक्षित क्षेत्र है, वहीं अभयारण्य वह आरक्षित क्षेत्र है जहां वन्य प्राणियों की विलुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण और विकास किया जाता है। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है, राष्ट्रीय पार्क में क्या है, एक से अधिक प्रजातियां जानवरों की हो सकती हैं। अभयारण्य में क्या है, अभयारण्य में किसी प्रजाति विशेष के संरक्षण का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर एक की डिफरेंस यही है कि राष्ट्रीय पार्क में क्या है, राष्ट्रीय पार्क में एक से ज्यादा प्रजातियां निवास कर सकती हैं। तो राष्ट्रीय पार्क जो है प्राकृतिक सुंदरता को सुरक्षित रखने के लिए आरक्षित क्षेत्र है, वहीं अभयारण्य वह आरक्षित क्षेत्र है जहां वन्य प्राणियों की विलुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण और विकास किया जाता है। तो ये की डिफरेंस है। अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान काल में 106 नेशनल पार्क और 573 अभयारण्य हैं जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5.1% भाग घेरे हुए हैं। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह में हम वन्य प्राणी सप्ताह मनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लेटेस्ट जो आंकड़ा है वो यहाँ पे रखा है। समय के साथ जैसे जैसे पार्कों की संख्या बढ़े या घटे तो आप लोग इसको अपडेट कर लेंगे। अब है जल संसाधन। भूपृष्ठ का अधिकतर भाग महासागरों से आच्छादित है। देखिए, धरातल के भूभाग के 71% भाग पर जल विद्यमान है। पृथ्वी को ऊपर से अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देती है, परंतु स्वच्छ जल जिसकी हमें अपने घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए आवश्यकता होती है, इसकी आपूर्ति सीमित है। देखिए, पृथ्वी पर मौजूद जो जल है उस जल का 97% से ज़्यादा भाग जो है अकेले महासागरों के पास है, ओशियंस के पास है। और ये पूरा का पूरा भाग जो है खारा है, यानी ये पूरा का पूरा सैलाइन वाटर है, पीने योग्य वाटर नहीं है, पीने योग्य पानी नहीं है। बाद बाकी 2% भाग जो है ये ग्लेशियर्स में आ जाता है। जल का जो 2% भाग है ग्लेशियर्स में आ जाता है, और ग्लेशियर्स का मतलब है हिमानियाँ जो कि बर्फ से जमी हुई हैं। बाद बाकी जो 1% से कम भाग बचता है, 1% से कम भाग में आपके नदी, नहर, झीलें या फिर आपके तालाब या भौमजल के स्रोत ये सब आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग पृथ्वी पर 3% से कम पानी जो है ये मीठा पानी है, यानी पीने योग्य स्वच्छ पानी है, जिसमें से हमारी उपलब्धता के हिसाब से हमारे पास लगभग 1% से कम स्रोत मौजूद हैं जो कि हम अपने पीने योग्य पानी में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पानी की बात करें तो वैश्विक ताजे पानी में भारत का कुल 4% हिस्सा है, जबकि यहाँ विश्व की लगभग 17% आबादी निवास करती है। हमारे देश में स्वच्छ जल धरातल के नीचे और झीलों और पृथ्वी के धरातल पर बहने वाली नदियों से प्राप्त होता है। यानी हमारे देश में जल कैसे कैसे प्राप्त होता है वो सोर्सेज बताए गए हैं। तो हमें जो है भौमजल के जरिए, झीलों के जरिए, पृथ्वी के धरातल पर बहने वाली नदियां हैं, तालाब हैं, पोखर वगैरह हैं, इनके जरिए हमें जल प्राप्त होता है। हमारे देश में तालाब, कुएं, नलकूप और नहरें ये सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए तो प्रायद्वीपीय भारत में जहाँ का धरातल पथरीला और असमतल है, वर्षा का जल प्राकृतिक रूप से गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है, और इन स्थानों पर जल को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर तालाबों का निर्माण किया गया है। यानी प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में तालाबों से सिंचाई की जाती है। हमारे देश के वास्तविक सिंचित क्षेत्र का लगभग 2.97% भाग जो है तालाबों की द्वारा सिंचित है, और तालाब से सिंचाई के मामले में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये प्रमुख हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तालाबों से सिंचाई होना एक सामान्य बात है। उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में सिंचाई जो है भौमजल के द्वारा की जाती है, और भौमजल को निकालने के लिए उत्तर भारत में कुआं और नलकूप खोदे गए हैं। तो कुआं और नलकूप जो है धरातल से भौमजल का प्रयोग करने के लिए खुदा गया गहरा गड्ढा होता है। बेधन यंत्र द्वारा भूमि में गहरा छेद करके बिजली की सहायता से पानी निकाला जाता है, और इस प्रकार के जो कुएं होते हैं उनको नलकूप कहते हैं। उत्तर भारत के जलोढ़ मैदानों में, खास करके बिहार, यूपी, हरियाणा और पंजाब राज्यों में नलकूप जो हैं किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं, क्योंकि इन राज्यों में अधिकांश सिंचाई जो है ये भौमजल से नलकूप के द्वारा ही होती है। भारत में वास्तविक सिंचित क्षेत्र का लगभग 61.58% भाग जो है कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचित है। यानी हमारे यहाँ जितनी भी सिंचाई होती है उनमें सबसे ज्यादा योगदान जो है कुओं का और नलकूपों का है। सिंचाई का एक अन्य स्रोत नहरें भी हैं। तो नदी के तट पर आर पार एक बांध बनाकर नदियों और सरिताओं का जल एक कृत्रिम झील में एकत्र किया जाता है,
और इस कृत्रिम झील से छोटी छोटी जलधाराएं निकाली जाती हैं जिनसे जल खेतों तक पहुंचाया जाता है। इन्हें नहरें कहा जाता है। भारत में वास्तविक सिंचित क्षेत्र का लगभग 24.54% भाग जो है नहरों के द्वारा सिंचाई से लाभान्वित हो रहा है। यानी हमारे यहाँ जितनी भी सिंचाई होती है उसमें नहरों का योगदान 24.54% का है। इसकी सिंचाई भारत के उत्तर पश्चिम में रेगिस्तानी भागों के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत अनिश्चित है। देखिए राजस्थान का जो इलाका है, उत्तर पश्चिमी इलाका, यहाँ पर राजस्थान के इलाके की बात की गई है, तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाके में इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है ताकि वहाँ की जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पर सिंचाई की जा सके। अब है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पे बहुउद्देशीय शब्द लगा हुआ है और बहुउद्देशीय का मतलब होता है जिसके एक से ज़्यादा उद्देश्य हों, ऐसी परियोजना की बात की जा रही है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को बनाने के पीछे जो विचार ये था कि हमारे यहाँ जो मानसून का सीजन होता है वो जून से लेकर सितंबर के बीच में होता है। हमारे यहाँ 4 महीनों में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा भारत में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून जो है देश के कुछ हिस्सों में तो भारी वर्षा करता है, वहीं कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से अछूते रह जाते हैं, तो वहाँ पर कम वर्षा होती है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कुछ क्षेत्र जो है सूखे से प्रभावित रहते हैं, वहीं कुछ क्षेत्रों में जल की आधिक्य की वजह से बाढ़ इत्यादि आ जाती है। तो इस परियोजना को बनाने के पीछे विचार ये था कि अगर हम लोग एक डैम का विकास करेंगे तो डैम का विकास करने के लिए क्या होगा, हम लोग जल को स्टोर करेंगे। जल को स्टोर करने के उपरांत उस डैम से हम तमाम जलधाराएं निकाल पाएंगे जिससे कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई भी हो सकेगी। दूसरा कारण यह था कि जो क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहते हैं उन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का पानी हम कम करके इस डैम में ले आएंगे तो वहां पर बाढ़ वगैरह नहीं आएगी, तो बाढ़ की समस्या से भी हम निदान पा सकेंगे। तीसरा कारण यह था कि भविष्य में कभी सूखा वगैरह पड़ता है तो सूखे से निपटने के लिए भी ये पानी हमारे लिए सहायक होगा। चौथा कारण यह था कि यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन भी कर पाएंगे, यानी हम यहाँ पर डैम पर विद्युत का उत्पादन भी कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ये परियोजना तैयार की गई। इसी वजह से इसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा गया। देखिए भारत में बात करें तो स्वतंत्र भारत में पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर वैली कॉर्पोरेशन थी। तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में स्थापित की गई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो भारत की पहली जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वो दामोदर घाटी परियोजना है जो कि अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है। इसके अलावा सतलुज नदी पर बनाई गई भाखड़ा नागल भारत की दूसरी प्रमुख योजना थी। भाखड़ा बांध जो है 225 मीटर ऊंचा बांध है और यह संसार के सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांधों में से एक है। इस परियोजना से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली राज्य लाभान्वित होते हैं। देखिए कुछ परियोजनाएं जो हैं जैसे ब्यास, कोसी, हीराकुंड, चंबल और तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई हैं। इनके अतिरिक्त अनेक सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाएं भी हैं। हिमालय और प्रायद्वीप की नदियों को मिलाकर एक राष्ट्रीय जल ग्रिड विकसित करने का प्रयत्न किया जा रहा है ताकि जल अधिशेष द्रोणियों से जल की कमी वाले द्रोणियों में पहुंचाया जा सके। यानी ऐसा भी प्लान है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो 12 नहीं है, जबकि उत्तर भारत की नदियां 12 हैं क्योंकि वो हिमालय से निकलती हैं। तो यहाँ पर एक प्लान बनाया गया है कि एक जल ग्रिड तैयार किया जाए जिससे कि उत्तर भारत की नदियों को प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से जोड़ा जाए ताकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में भी 12 जल उपलब्ध हो सके। तो ऐसा सब प्लान भी तैयार किया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।